नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोपैथोलॉजी या एबनॉर्मल साइकोलॉजी या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के बारे में विस्तार से बात किया। यह वीडियो यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोपैथोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स 2 पार्ट में बना हुआ है और दोनों लगभग 45 मिनट का ये वीडियो है। तो निश्चित रूप से यदि आपको साइकोपैथोलॉजी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप सुन सकते हैं। आज जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे आपसे बात करना है और ख़ास तौर से आप पीजी के सिलेबस में देखिएगा साइकोपैथोलॉजी एमए एमएससी सेमेस्टर 3 में, तो साइकोपैथोलॉजी के यूनिट 1 में ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में एक टॉपिक है। तो आज के वीडियो में क्लासिफिकेशन सिस्टम पे मैं बात करने वाला हूँ, यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम साइकोलॉजी में किस प्रकार से विकसित किया गया है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को यह किस तरह से वर्गीकृत करता है, उनका क्लासिफिकेशन करता है, कौन कौन से इंटरनेशनल एसोसिएशन हैं जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यह क्यों ज़रूरी है। इसी तमाम मुद्दे पर तमाम तरह की जानकारियों को खंगालने की कोशिश आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। यानी आज हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसके तहत आईसीडी और डीएसएम आता है, मैं ख़ास तौर से डीएसएम के बारे में बात करूंगा। और डीएसएम जो इस समय डीएसएम 5th के अकॉर्डिंग सारे सिलेबस के टॉपिक्स आपका रखा गया है, यानी आपका सिलेबस तय किया गया है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं ओवरव्यू ऑफ चेंजेस इन डीएसएम 5th की चर्चा करूं, मैं आपको सारी बातें धीरे धीरे वीडियो के लास्ट तक सारी बातें एकदम साफ क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, किसी तरह का डाउट आपके पास नहीं बचेगा। हम लोग शुरुआत करते हैं ओवरव्यू से कि डीएसएम 5th में क्या क्या चेंज हुआ है, कौन कौन प्रकार हैं चेंजेस के, इसके बारे पर हम लोग एक नज़र डालें। तो सबसे पहले कई तरह के परिवर्तन डीएसएम 5th में किए गए हैं, मैं आगे विस्तार से तमाम तरह की चीज़ों में बात करूंगा। सबसे पहला परिवर्तन है न्यू कैटेगरीज, यानी आप डीएसएम 5th में देखिएगा तो डीएसएम 5th में न्यू कैटेगरीज बनाई गई है कई सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, जिसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की एक नई कैटेगरी बनाई गई है। और इसके पहले ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट हुआ करता था, एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत हम लोग पढ़ते थे, तो नई कैटेगरी अब बना दी गई है। और ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स की एक अलग कैटेगरी बना दी गई है। पहले ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं था, बल्कि इसके अंतर्गत जैसे एक मुख्य डिसऑर्डर अगर मैं बताऊं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पहले एंजाइटी का पार्ट हुआ करता था, अब उसे एंजाइटी का पार्ट नहीं माना गया है, स्ट्रेस का पार्ट नहीं माना गया है, बल्कि इसे ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर का पार्ट माना गया है। तो इस तरीके से न्यू कैटेगरीज बनाई गई। इससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, मैं सिर्फ 1-2 का नाम ले रहा हूं, मैं विस्तार से आगे बात करूंगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन, यानी पहला डीएसएम 5th में जो चेंज किया गया है वो न्यू कैटेगरीज को जोड़ा गया है, पहला याद रखिएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण चेंज किया गया है वह ट्रांसफॉर्मेशन का है, कि क्योंकि बहुत सारे डिसऑर्डर्स को डीएसएम 5th में ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया गया है। इनमें से अगर मैं 1-2 का नाम लूं तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का नाम बदल करके किया गया है, जिसको अगर आप डीएसएम 4th TR में देखेंगे तो इसे डिसऑर्डर्स यूजली फर्स्ट डायग्नोस इन इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट्स के नाम से जाना जाता था। इसी के स्थान पर अब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। इसी तरह से सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये नया नाम डीएसएम 5th में आप देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ NOS, नॉट अदरवाइज
स्पेसिफाइड जो टर्म का यूज़ किया जाता था DSM 430R में, उसे भी बदल दिया गया। तो ये कुछ उदाहरण मैंने महत्वपूर्ण बताया। तो मैंने पहले चेंज का नाम बताया न्यू कैटेगरीज, दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म्ड के अंतर्गत चेंज किया गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन DSM 5 में आपको देखने को मिलेगा वो है डिसकंटिन्यूड टू 5 एक्सिस सिस्टम, यानी DSM 430R में 5 एक्सिस सिस्टम हुआ करता था। DSM 430R DSM 5 के जस्ट पहले वाला वर्जन है, उसके पहले भी तमाम वर्जन को आप पढ़े होंगे, आपको मैं आगे बताऊंगा भी। उन सभी में 5 एक्सियल सिस्टम था, जिसमें दुनिया भर के सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को 5 अलग अलग एक्सिस में बांट करके क्लासिफिकेशन उनका प्रस्तुत किया गया था। अब DSM 5 में सारे 5 जो अलग अलग एक्सिस थे उन सभी को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है, यानी खत्म कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब उसके स्थान पर 3 अलग अलग नए सेक्शंस बनाए गए हैं, खंड बनाए गए हैं DSM 5 में। अब अगर आप ये जानना चाहें, मैं आपको बता दूं कि DSM 430R तक 5 एक्सियल सिस्टम क्या था, यानी सारे डिसऑर्डर्स को 5 अलग अलग कौन कौन से एक्सिस थे जो जिनके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया था। तो मैं सिर्फ आपको नाम याद दिला दूं। DSM 430R में 5 एक्सिस, पहला एक्सिस था क्लिनिकल सिंड्रोम, दूसरा एक्सिस पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड मेंटल रिटार्डेशन, एक्सिस थर्ड था जनरल मेडिकल कंडीशन, एक्सिस 4 था साइकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड साइकोसोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। यानी एक्सिस 4 में साइको सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर थे वो रखा गया था, और एक्सिस 5 में ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग स्केल, ये 5 अलग अलग एक्सिस था जिसके आधार पर दुनिया भर के सभी डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया गया था। अब इसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है, यानी 5 एक्सिस जो सिस्टम थे, जो तरीके थे, इसको हटा करके 3 अलग अलग सेक्शन बना दिया गया है। और सेक्शन फर्स्ट का नाम रखा गया है DSM 5 बेसिक्स, सेक्शन सेकेंड का नाम दिया गया है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कोड्स, जबकि सेक्शन थर्ड का नाम इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स किया गया है। यानी बात क्लियर हो गई कि DSM 5 में 3 अलग अलग सेक्शंस में सारे डिसऑर्डर्स को वर्गीकृत किया गया है। इसके पहले DSM 430R तक 5 अलग अलग एक्सिस में अक्षों में सारे डिसऑर्डर्स को वर्गीकृत या क्लासिफाई किया गया था। तो 3 महत्वपूर्ण चेंज हमने बताया, फिर से दोहरा दूं। पहला चेंज न्यू कैटेगरीज के आधार पर, दूसरा चेंज ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर, और तीसरा चेंज डिसकंटिन्यूड टू 5 एक्सिस सिस्टम के आधार पर, और चौथा जो परिवर्तन किया गया है वो रिप्लेस्ड के आधार पर किया गया है। यानी रिप्लेस्ड, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनको स्थानांतरित कर दिया गया है, रिप्लेस्ड कर दिया गया है। इसमें अगर मैं कुछ चीज़ों का नाम लूं तो सबसे पहले जो NOS नॉट अदरवाइज स्पेसिफाई जो टर्म था, जो DSM 430R में यूज किया जाता था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया, और DSM 5 में इसके जगह पर 2 टर्म यूज किया गया है जिसका नाम है अदर स्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स एंड अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स। अब आप DSM 5 को पढ़ेंगे तो NOS आपको नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? 2 चीजें मिलेंगी, एक अदर स्पेसिफाइड डिसऑर्डर और दूसरा अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर। दूसरा मैं आपको बता दूं कि DSM 430R तक जनरल मेडिकल कंडीशन यानी GMC लिखा जाता था। अब DSM 5 में जनरल मेडिकल कंडीशन को हटा दिया गया और इसके स्थान पर जो टर्म यूज किया जाता है उसे अनदर मेडिकल कंडीशन कहा जाता है। यानी अब जनरल मेडिकल कंडीशन के जगह पर अनदर मेडिकल कंडीशन यूज किया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात अगर मैं करूं तो DSM 430R में NOS यानी नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड पूरे DSM 430R में कुल 41 बार यानी 41 टाइम्स यूज किया गया था, जबकि DSM 5 में अदर स्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स या अनस्पेसिफाइड
जो डिसऑर्डर्स है इसको कुल 65 बार यानी 65 टाइम्स यूज किया गया है। और कुछ महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बताऊं तो DSM-5 में अब रोमन के अंकों का यूज नहीं किया गया है बल्कि एरोबिक अंकों का यूज किया गया है, जबकि DSM-4 TR में रोमन अंकों का DSM-1, DSM-2 रोमन अंकों का यूज किया जाता था। अब DSM-5 में एरोबिक अंकों का यूज किया जाएगा, यानी जो DSM-5 है इसका वर्जन DSM-5.1, 5.2, 5.3 एरोबिक अंकों में आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने इस तरीके से 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको बताया। मैं याद दिला दूं, पहला मैंने न्यू कैटेगरीज की बात की, दूसरा हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, तीसरा हमने डिसकंटिन्यूड 5 एक्सिस सिस्टम की बात की, चौथा मैंने रिप्लेस्ड की बात की, पांचवा अगर मैं बात करूं जो मुख्य परिवर्तन DSM-5 में आपको देखने को मिल रहा है वह है न्यू डिसऑर्डर्स इन DSM-5। कई नए डिसऑर्डर्स को DSM-5 में लाया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, जो आपको DSM-4 TR में इस रूप में देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें से मैं बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण डिसऑर्डर्स के बारे में मैं नाम लूं तो जैसे सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ये DSM-5 में आया है। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, होर्डिंग डिसऑर्डर, ठीक है, एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर जिसको स्किन पिकिंग डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, सेंट्रल स्लीप एपनिया जहां पर स्टॉप ब्रीदिंग वाइल स्लीप, जहां पर सोते समय अचानक सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। इसके साथ ही साथ स्लीप रिलेटेड हाइपो वेंटिलेशन डिसऑर्डर, यह एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जहां पर रात में नींद पेशेंट को नहीं आती है, वह जल्दी जल्दी जागता रहता है, यानी कई बार वह जागता है, नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती है जिसकी वजह से थकान आता है, एकाग्रता में कमी होती है, तमाम तरह की दिक्कतें उसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं कुछ और डिसऑर्डर्स की बात करूं जो DSM-5 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है नए तरीके से, उसमें रैपिड आई मोमेंट स्लीप बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, और यह एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति रात में स्वप्न देखता है और स्वप्न देखते देखते वह कुछ शारीरिक रूप से भी एक्टिविटीज करने लगता है जिसकी जानकारी उसे नहीं होती है, जैसे चिल्लाना, मारना, दबाना, बैठ जाना, बेड से कूद जाना, हिंसक व्यवहार करना, ये तमाम तरह की ऐसी चीज़ें होती है जो नींद की अवस्था में होता है। तो इस तरह के डिसऑर्डर को DSM-5 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम नामक बीमारी भी, डिसऑर्डर भी इसमें जोड़ा गया है, जहां पर घुटनों के नीचे खिंचाव जैसा महसूस होता है, झटके आते हैं, दर्द होता है, इस तरह के तमाम लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कैफीन विड्रॉल डिसऑर्डर्स है, और कैफीन विड्रॉल डिसऑर्डर्स एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जहां पर कैफीन छोड़ने के बाद 12 से 24 घंटे के अंदर व्यक्ति के अंदर सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन में कमी, टेंशन, नींद न आना, पेट में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये तमाम तरह की समस्याएं कैफीन के छोड़ने के कारण विड्रॉल सिम्टम्स के रूप में देखने को मिलता है। और 48 घंटे तक इस तरह के सिम्टम्स अपने चरम पर होते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, और इन लक्षणों से व्यक्ति 1 से 5 दिनों तक ज़्यादातर प्रभावित होता है। इसके अलावा कैनाबीज विड्रॉल डिसऑर्डर्स की भी चर्चा इसमें की गई है। कैनाबीज को हम सामान्य भाषा में भांग भी बोलते हैं। तो कैनाबीज जो लोग लेते हैं और उसको छोड़ने की वजह से जो विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलता है, इसकी चर्चा भी न्यू डिसऑर्डर्स के रूप में DSM-5 में की गई है। और इस कैनाबीज विड्रॉल सिम्टम्स के रूप में इरिटेशन होना, गुस्सा आना, घबराहट होना, चिंता होना, नींद न आना, भूख न लगना, बेचैनी होना, उदासी होना, कपकपी होना, सिरदर्द होना, ये तमाम तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मेजर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स विथ लेवी बॉडी डिजीज, जिसको
LBD के नाम से भी बोला जाता है, जो डिमेंशिया की तरह से होता है। इस डिसऑर्डर्स की भी चर्चा इसमें की गई है, जहाँ पर ब्रेन में, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से बताऊं तो इसमें ब्रेन में अल्फा सिन्यूक्लिन नामक एक प्रोटीन होता है, जिसके ज़्यादा जमाव होने की वजह से ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो सिक्रेशंस होता है उसको ये एबनॉर्मल कर देता है, उसके सिक्रेशन को डिसबैलेंस कर देता है, असंतुलित कर देता है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या होती है। इसके अलावा माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की भी चर्चा इसमें की गई। तो इस तरीके से मैंने DSM-5 में 5वें चेंजेस में न्यू डिसऑर्डर्स इन DSM-5 में कई तरह के डिसऑर्डर्स की बात महत्वपूर्ण रूप से की, जिनकी चर्चा आपको इसमें नए सिरे से देखने को मिलती है। इसके अलावा 6वां जो महत्वपूर्ण परिवर्तन DSM-5 में देखने को मिलेगा वह एलिमिनेटेड डिसऑर्डर्स इन DSM-5 के रूप में मिलेगा। यानी DSM-5 में बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी DSM-430R के डिसऑर्डर्स को, जो आज के हिसाब से बहुत संगत नहीं थे, रिलेवेंट नहीं थे, साइंटिफिक नहीं थे, उनको एलिमिनेट कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया। इसीलिए एलिमिनेटेड डिसऑर्डर्स इन DSM-5 मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे डिसऑर्डर्स को आज के समय और परिस्थिति के हिसाब से सही नहीं पाया गया उनके क्लासिफिकेशन को, तो उन डिसऑर्डर्स को एलिमिनेट कर दिया गया है, DSM-5 में स्थान नहीं रखा गया है। इसमें से बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिनमें मैं आपको समझने के लिए 1-2 डिसऑर्डर का नाम बता सकता हूँ। जैसे सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर, जो ये नाम था, ये बीमारी है लेकिन ये दूसरे रूप में सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर जैसा कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा, इसको हटा दिया गया। या पॉली सब्सटेंसेस रिलेटेड डिसऑर्डर जैसी चीज़ें जो DSM-430R में मिलती थी, इनको अब आप नहीं देखें, तो एलिमिनेट कर दिया गया है। अब अगर हम 7वें परिवर्तन के बारे में बात करें तो 7वें परिवर्तन में कंबाइंड डिसऑर्डर्स इन DSM-5, बहुत ऐसे डिसऑर्डर्स DSM-430R में थे जो अलग अलग जगहों पर बिखरे थे और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा समानता रखने वाले थे। तो इन सारे अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए डिसऑर्डर्स जो आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित थे, उन सभी डिसऑर्डर्स को कंबाइंड करके एक अलग रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश DSM-5 में की गई है। और ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स है कंबाइंड में। उनमें से अगर मैं कुछ डिसऑर्डर्स का नाम लूँ, आपको बताऊं, तो उसमें जैसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स, और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स में पहले क्या रीडिंग डिसऑर्डर्स, मैथमेटिक डिसऑर्डर्स, रिटेन एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर, सब अलग अलग जगहों पर बिखरे थे। अब सबको कंबाइंड करके नाम क्या दे दिया गया है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा नाम लूं तो पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर को पहले पैनिक डिसऑर्डर्स विदाउट एगोराफोबिया एंड विथ एगोराफोबिया के नाम से अलग अलग जगहों पर जाना जाता था, अलग अलग तरीके से लिखा था। अब उसको पैनिक डिसऑर्डर्स के नाम से कंबाइन किया गया है। इसके अलावा डिसोसिएटिव अमेंसिया और डिसोसिएटिव अमेंसिया में पहले डिसोसिएटिव फ्यू, डिसोसिएटिव अमेंसिया, ये अलग अलग था, अब इसको डिसोसिएटिव अमेंसिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर्स जो अब आप देख रहे हैं कंबाइंड डिसऑर्डर, इसमें पहले DSM-430R तक ये डिसऑर्डर अलग अलग भागों में बटा था, जिसमें सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर, अनडिफरेंशिएटेड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर एंड पेन डिसऑर्डर्स, ऐसे करके अलग अलग भाग में था, जिसको अब आप सिर्फ सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर्स के नाम से आप DSM-5 में पाएंगे। इसके अलावा इंसोम्निया डिसऑर्डर अलग रूप से देखने को मिलेगा। हाइपर समनोलेंस डिसऑर्डर, ये आपको अलग रूप से देखने मिलेगा, जहाँ पर व्यक्ति को दिन में भी बहुत ज़्यादा नींद आती है, लगातार नींद आती है, सोने के बाद भी उसकी नींद पूरी नहीं होती है, आराम नहीं मिलता, इस तरह के तमाम लक्षण इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप एराउजल डिसऑर्डर भी होता है, जिसमें स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर के नाम से भी इसको जाना जाता है, या नाइट टेरर के नाम से भी जाना जाता है, या स्लीप टेरर डिसऑर्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। यह स्लीप डिसऑर्डर यानी नींद से संबंधित एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें व्यक्ति नींद में उठता है
कहीं घूमने चला जाता है, इधर अगल बगल टहलने जाता है, फिर जाकर के सो जाता है और उसे इन क्रियाकलापों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। और इस तरह की समस्याएं बच्चों में यानी चाइल्ड एंड एडोलसेंट्स में ज़्यादा देखी जाती है। और स्लीप टेरर डिसऑर्डर्स में 2 से 3 घंटे सोने के बाद ही डरावने सपने आने लगते हैं, जिससे व्यक्ति या बच्चा डरने लगता है, वायलेंट हो जाता है। इस तरह के तमाम लक्षण इस विकृति में, डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो एल्कोहल यूज डिसऑर्डर को भी नए डिसऑर्डर के रूप में रखा गया है, जहां पर एल्कोहल अब्यूज एंड एल्कोहल डिपेंडेंस रिलेटेड सिम्टम्स की बात की गई है। कैनाबिस यूज डिसऑर्डर्स की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा फेनसाइक्लिडिन यूज डिसऑर्डर्स की भी बात की गई है। और फेनसाइक्लिडिन यूज डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसको हाइलुसिनोजेंस अब्यूज एंड हाइलुसिनोजेंस डिपेंडेंस डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें लंबे समय तक व्यक्ति जब इसका यूज करता है, इन चीज़ों को लेता है, तो इसके वजह से वह नाम, दिन, महीना, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें वो नहीं बता पाता है, सोच नहीं पाता है, किसी चीज़ का सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाता है, हकलाने जैसी, तुतलाने जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, एंजाइटी भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है। और कई बार इन समस्याओं की वजह से सुसाइडल अटेम्प्ट जैसी सिचुएशंस भी ऐसे रोगी में, व्यक्ति में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए, जहां पर इसको बताया गया है, जहां पर इनहेलेंट यूज डिसऑर्डर्स की भी बात इसमें की गई है, जहां पर इनहेलेंट अब्यूज एंड इनहेलेंट डिपेंडेंस जैसी सिचुएशंस होती है। और यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वह कुछ तरह के चीज़ों को, सब्सटेंसेस को इनहेलेंट एडिक्शन से चूँकि यह प्रभावित होता है, तो वह इसको किसी न किसी विधि से लेता है और 15% लोगों की मौत इसके वजह से होती है। और इनहेल करने का मतलब होता है कि वह या तो नाक के द्वारा इन तरह के चीज़ों को लेने के लिए एडिक्ट होता है, या तो ट्रैकिया यानी श्वास नली के द्वारा इस तरह के नशे को वह करने के लिए आदी होता है, वह निश्चित रूप से करता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ओपियोइड्स डिसऑर्डर को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और ओपियाइड्स अब्यूज एंड ओपियाइड्स डिपेंडेंस डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर होता है जहां पर ओपियाइड्स जैसी चीज़ों को लेने के कारण होता है। और ज़्यादातर इसका यूज लोग अपने दर्द को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, यानी पेन रिलीफ के लिए ये ऐसा करते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अदर हाइलुसिनोजेंस यूज डिसऑर्डर्स में भी तमाम तरह की चीज़ें ली जाती हैं, जहां पर हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर में वृद्धि होती है, चक्कर आता है, भूख नहीं लगता है, ठीक है। ये तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं, यह भी इसको भी निश्चित रूप से DSM-5 में स्थान दिया गया है। DSM-5 में एक कंबाइंड डिसऑर्डर्स के रूप में इसको अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टिमुलेंट इंटॉक्सिकेशंस डिसऑर्डर्स की भी चर्चा की गई है, स्टिमुलेंट विड्रॉल डिसऑर्डर्स की भी चर्चा की गई है, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिसऑर्डर की भी बात इसमें की गई है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको सिर्फ नाम ले रहा हूं, जिससे कि आप ये समझ जाएं कि DSM-5 में ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो अलग अलग जगहों पर फैले थे, और उन सबको एक जगह मिला करके नए तरीके से, कंबाइंड तरीके से, एक नए रूप में किस तरीके से इन्हें प्रस्तुत किया गया। उन डिसऑर्डर्स का मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको नाम बता रहा हूं। आप इसको विस्तार से यदि आप पढ़ेंगे, DSM-5 का या DSM का मैनुअल यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। बार्लो एंड डुरांड की साइकोपैथोलॉजी की बुक यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये तमाम तरह के जो परिवर्तन थे जो DSM-5 में किया गया है, मैंने 7 अलग अलग
कसौटियों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर पूरे DSM फिफ्थ के क्लासिफिकेशन में जितने तरह के परिवर्तन हुए, मैंने 7 अलग अलग भागों में बांट करके आपको समझाने की कोशिश की। अब मैं कुछ और अगर महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करूं, मैंने जो कहा कि DSM फिफ्थ में 3 अलग अलग सेक्शंस बना दिए गए हैं, उन 3 अलग अलग सेक्शंस के बारे में हम लोग निश्चित रूप से जानेंगे। एक एक सेक्शन में क्या चीज़ें रखी गई हैं, किस तरीके से रखी गई हैं, इनको जानने से पहले मैं आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूं कि DSM 430R में जो एक्सिस फर्स्ट, एक्सिस सेकेंड और एक्सिस थर्ड, इन तीनों को मिला करके DSM फिफ्थ में 3 अलग अलग सेक्शंस के बारे में मैंने शुरू में ही आपको बताया। लेकिन मैंने कहा कि मल्टी एक्सियल जो सिस्टम है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी मर्ज कर दिया गया है, और मर्ज करके 3 अलग अलग सेक्शंस बनाया गया DSM फिफ्थ में। तो 3 अलग अलग सेक्शंस किसको किसको मर्ज करके बनाया गया है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले DSM 430R तक जो 5 अलग अलग एक्सिस थे उनका नाम था, ये मैंने आपको बताया। मैंने DSM फिफ्थ में जो 3 अलग अलग सेक्शन हैं उनका नाम आपको बताया। अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि DSM 430R तक जो 5 अलग अलग एक्सिस थे जिनको मर्ज करके DSM फिफ्थ में 3 अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, उनका वो किस तरीके से मर्ज किया गया है। तो DSM फिफ्थ का जो पहला सेक्शन है उसको DSM फिफ्थ बेसिक्स कहते हैं। ये अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है, DSM 430R के किसी सेक्शंस को मर्ज करके ये नहीं बनाया गया है, यह स्वतंत्र रूप से एक सेक्शन बनाया गया है। लेकिन DSM 430R के एक्सिस फर्स्ट यानी क्लिनिकल सिंड्रोम, एक्सिस सेकेंड यानी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड मेंटल रिटार्डेशन, एंड एक्सिस थर्ड यानी जनरल मेडिकल कंडीशन, इन तीनों को मर्ज करके DSM फिफ्थ का सेक्शन सेकेंड बनाया गया है, और जिसका नाम है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कोड्स। मुझे लगता है निश्चित रूप से आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो 3 DSM 430R के एक्सिस फर्स्ट, एक्सिस सेकेंड, एक्सिस थर्ड को मर्ज करके DSM फिफ्थ का सेक्शन सेकेंड बनाया गया, यानी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कोड्स बनाया गया। अब एक्सिस फोर्थ का क्या हुआ? एक्सिस फोर्थ जो था, जिसको साइको सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बोला जाता था, अब साइको सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सिग्निफिकेंट साइको सोशल कॉन्टेक्सचुअल फीचर्स में चेंज कर दिया गया है, और इसको चेंज करके क्या बना दिया गया है? DSM फिफ्थ का सेक्शन थर्ड बना दिया गया है, और इसका नाम दिया गया है इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स। ठीक है, इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स, इसी को चेंज करके बनाया गया, जिसको साइको सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा विस्तारित करके सेक्शन थर्ड में परिवर्तित किया गया है, जबकि एक्सिस फिफ्थ, जिसको ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग स्केल बोला जाता है, इसको रिमूव कर दिया गया है। तो मैंने DSM 430R के सारे 5 एक्सिस की बातें आपको बताई। एक्सिस फिफ्थ ने जो 3 सेक्शन बनाए गए इसकी भी बात हमने बताई, और एक्सिस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को मिला करके सेक्शन सेकेंड बनाया गया है। एक्सिस फोर्थ को कन्वर्ट करके थोड़ा विस्तारित करके सेक्शन थर्ड बनाया गया है, जबकि एक्सिस फिफ्थ को रिमूव कर दिया गया। ये तमाम तरह की चीज़ें आपको निश्चित रूप से समझ में आ गई होंगी। जबकि DSM 430R में ज़्यादातर समस्याओं को, ज़्यादातर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को एक्सिस फर्स्ट में यानी क्लिनिकल सिंड्रोम में रखा गया था, जबकि DSM फिफ्थ में ज़्यादातर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को सेक्शन सेकेंड में रखा गया है, और इसमें लगभग 20 से 25 डिसऑर्डर्स को, मुख्य डिसऑर्डर्स को इसमें वर्गीकृत किया गया है। अब आइए हम लोग विस्तार से देखते हैं DSM फिफ्थ में जो 3 अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड एंड सेक्शन थर्ड, इससे संबंधित जानकारी मैं आपको दूं। इन सेक्शंस में किस तरीके से डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, इस पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट की। सेक्शन फर्स्ट जो DSM फिफ्थ का सेक्शन फर्स्ट है, उसका क्या नाम है? DSM फिफ्थ
बेसिक्स, और इसमें मुख्य रूप से 3-4 चीज़ों पर फोकस किया गया है। इसमें DSM 5th बेसिक्स में उसके ओरिएंटेशन पर, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर, उसके डेवलपमेंटल इश्यूज पर, यानी डेवलपमेंट ऑफ DSM 5th के बारे में बताया गया है, एंड हाउ टू यूज इट, इसका उपयोग हम किस तरीके से सही तरीके से कर सकते हैं, इसके ऊपर विस्तृत तरीके से बात की गई है। तो DSM 5th बेसिक्स में इतना ही सारी चीज़ों को लेकर के अच्छे तरीके से समझाया गया है। जबकि सेक्शन सेकेंड जो है, इसमें मैंने शुरू में बताया कि सेक्शन सेकेंड जो इसमें लगभग 20 से 25 महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को वर्गीकृत किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। और इसका नाम सेक्शन सेकेंड का क्या दिया गया मैंने कई बार बताया, मैं फिर से बता दूं, सेक्शन सेकेंड यानी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कोड्स। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें लगभग 25 के आसपास महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को रखा गया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला अगर हम डिसऑर्डर बात करें जो सेक्शन सेकेंड में DSM 5th के रखा गया, उसका नाम है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। और इस न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को इसके पहले के वर्जन में यानी DSM 4th TR में अगर आप देखेंगे तो मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता था। अब इसे बिल्कुल बदल दिया गया है। अब इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण डिसऑर्डर आप इसमें देखेंगे सेक्शन सेकेंड में, वह कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के रूप में मिलेगा। और इसमें 3 तरह के डिसऑर्डर्स को मुख्य रूप से इसके अंतर्गत रखा गया है, समाहित किया गया है, जिसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर है, स्पीच साउंड डिसऑर्डर है जिसको फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, एंड चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर जिसको स्टटरिंग भी कहा जाता है, जिसको हकलाना और तुतलाना आप समझ सकते हैं सामान्य भाषा में। इन सारे चीज़ों को कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा अगर हम बात करें डिसऑर्डर का तो सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स की बात की गई है, जहां पर बच्चे में सोशल कम्युनिकेशन में यानी वर्बल हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, दोनों तरह की चीज़ों में डिफिकल्टी या कठिनाई महसूस होती है। चौथा अगर मैं डिसऑर्डर की बात करूं तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात की गई है। यानी चौथा डिसऑर्डर DSM 5th में सेक्शन सेकेंड में क्या मिलेगा आपको, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये नया नाम है, इसको DSM 4th TR तक ऑटिज्म के नाम से जाना जाता था। अब ऑटिज्म को बदल के क्या कर दिया गया है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कर दिया। और स्पेक्ट्रम का मतलब ही होता है कई सारे डिसऑर्डर्स को इसमें समाहित किया गया है। वो कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंतर्गत ऑटिज्म डिसऑर्डर, एस्पर्गर्स डिसऑर्डर, रेट्स डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ये तमाम डिसऑर्डर्स को मिलाकर के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात DSM 5th में की गई है, उसके सेक्शन सेकेंड में की गई। तो मैंने 4 अलग अलग डिसऑर्डर का नाम बताया। पांचवा अगर डिसऑर्डर की बात मैं करूं तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको ADHD आप जानते हैं। ADHD की बात DSM 4th TR में भी की गई है, लेकिन यहाँ पर ADHD को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और कहा गया है कि सिम्टम्स वर प्रेजेंट 7 to 12 ईयर्स, 7 से 12 वर्ष की अवस्था में निश्चित रूप से लक्षण मौजूद होने चाहिए। और जितने भी ADHD के क्राइटेरिया में सिम्टम्स या लक्षण बताए गए हैं उसमें से 5 सिम्टम्स एडल्ट्स के लिए जरूरी हैं ADHD डायग्नोज करने के लिए, जबकि 6 सिम्टम्स जरूरी है चाइल्ड एंड एडोलेसेंस के लिए। इतना नहीं है तो उसको हम ADHD डायग्नोज नहीं कर सकते। वहीं अगर हम 6वें डिसऑर्डर की बात करें तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स के रूप में डिसऑर्डर मिलेगा, जिसमें रीडिंग डिसऑर्डर है, मैथमेटिक डिसऑर्डर है, रिटन एक्सप्रेशन है, तमाम तरह के डिसऑर्डर को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स में शामिल किया गया है। अगर हम 7वें डिसऑर्डर की बात करें तो मोटर डिसऑर्डर्स आपको मिलेगा, और मोटर डिसऑर्डर्स में भी 5 अलग अलग डिसऑर्डर्स को मर्ज कर दिया गया है। ये 5 अलग अलग कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर,
ठीक है, स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर, टरेट्स सिंड्रोम डिसऑर्डर, क्रोनिक मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर एंड प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर। ये 5 अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं जो मोटर डिसऑर्डर्स के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है। उनको मर्ज करके ये मोटर डिसऑर्डर्स का नाम दिया गया। मैं एक एक डिसऑर्डर के बारे में विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि 1 घंटे के अंदर मैं पूरे क्लासिफिकेशन की तस्वीर को आपके सामने रख दूं, इसलिए मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं। और इसके बाद अगर हम 8वें डिसऑर्डर पर जाएं तो सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स की बात की गई है। आपको याद होगा जब DSM 430R बना था तो वहां पे सिर्फ सिजोफ्रेनिया की बात की गई थी। उसी सिजोफ्रेनिया को यहाँ एक नया नाम दिया गया जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। और इसमें मैं आपको बता दूं, बहुत ही संक्षिप्त में कुछ चीज़ें बता दूं कि जो DSM 430R में सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर के अंतर्गत 5 उसके अलग अलग टाइप्स की बात की गई थी, जिनको पैरानॉइड, डिसऑर्गेनाइज, कैटाटोनिक, अनडिफरेंशिएट एंड रेजिडुअल टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया की बात की जाती थी, उन सारे को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। साथ ही साथ 3 पॉजिटिव सिम्टम्स यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स की बात DSM 430R में भी क्या किया गया था। और यहाँ साफ साफ 5th में कहा गया है कि जितने भी पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, यानी 3 पॉजिटिव सिम्टम्स मुख्य रूप से, जिसमें डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच में से कम 1 पॉजिटिव सिम्टम्स का होना जरूरी है अगर हम किसी को सिजोफ्रेनिया डायग्नोज करते हैं। और इसीलिए आप जो मैंने अभी बताया कि DSM 430R में सिजोफ्रेनिया के जो 5 अलग अलग टाइप थे, पैरानॉइड, डिसऑर्गेनाइज, कैटाटोनिक, अनडिफरेंशिएट एंड रेजिडुअल, इन सारे को हटा दिया गया और इसके जगह पर 4 अलग अलग सिजोफ्रेनिया के टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको सिजोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर एंड कैटाटोनिया। सिजोफ्रेनिया के 4 अलग अलग कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा, टाइप देखने को मिलेगा, जिसकी बात DSM 5th में की गई है। इसके अलावा अगर मैं 9वें डिसऑर्डर की बात करूं तो बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर के रूप में एक नया डिसऑर्डर आपको मिलेगा, बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। इसके पहले बाइपोलर फर्स्ट एंड सेकेंड कह लीजिए या मूड डिसऑर्डर्स के रूप में आपको डिसऑर्डर देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर कर दिया गया है। बोथ माइनिया एंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हैज बीन रिमूव्ड, जो जिसकी बात पहले DSM 430R की जगह किया जाता था, अब इसकी जगह पर विथ मिक्स्ड फीचर्स के कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया गया है। और यहां पर बाइपोलर जो विथ मिक्स्ड फीचर्स की बात बाइपोलर फर्स्ट एंड बाइपोलर सेकेंड दोनों के लिए लागू होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं अगले 10वें डिसऑर्डर की बात करूं तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात की गई है। और डिप्रेसिव डिसऑर्डर में 3 डिसऑर्डर्स का समावेश इसमें किया गया, जिसमें डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर्स, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर एंड परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंतर्गत शामिल किया गया है और नाम दिया गया डिप्रेसिव डिसऑर्डर। वहीं पर एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करें, जो 11वें डिसऑर्डर के रूप में शामिल मैं कर रहा हूं एंजाइटी डिसऑर्डर को, तो एंजाइटी डिसऑर्डर में आपको मालूम होगा जब DSM 430R पढ़ते थे तो एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स में वहाँ पर आपको कई फोबिया मिलता था और पैनिक डिसऑर्डर मिलता था, OCD मिलता था, GAD मिलता था, PTSD मिलता था। इस सबको बदल दिया गया है। अब एंजाइटी डिसऑर्डर्स में OCD एंड PTSD हैव बीन ओमिटेड एंड मेड इनटू सेपरेट कैटेगरीज। मतलब कि एंजाइटी डिसऑर्डर में जो OCD एंड PTSD टाइप्स के रूप में आता था, OCD को और PTSD को बिल्कुल हटा दिया गया है वहां से और इसको सेपरेट कैटेगरी में जगह दी गई है। मैं इस पे आगे आपसे बात करूंगा। फिलहाल थोड़ा सा याद आपको दिला दूं कि OCD को हटा करके एक सेपरेट कैटेगरी में एक नया डिसऑर्डर दिया गया जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर कर दिया गया है।
अब ओसीडी को एंजाइटी का टाइप न मान करके ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के रूप में एक अलग कैटेगरी बना दी गई है, जबकि पीटीएसडी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो एक नई कैटेगरी बनाई गई है उसका एक पार्ट बना दिया गया है। इस पे मैं आगे विस्तार से बात करूंगा, इसलिए मैंने बहुत संक्षिप्त बताया कि ओसीडी एंड पीटीएसडी को एंजाइटी डिसऑर्डर से हटा दिया गया है, जबकि पैनिक डिसऑर्डर्स एंड एगोराफोबिया आर अनलिंक्ड ऐसे कहा गया है, जहां पर विथ एगोराफोबिया विदाउट एगोराफोबिया के बाद DSM-4 30R तक किया जाता था। अब DSM-5 में साफ साफ कहा गया है कि पैनिक डिसऑर्डर और एगोराफोबिया जो डिसऑर्डर है यह अनलिंक्ड है, अलग अलग, एक दूसरे से संबंधित नहीं, अनलिंक्ड है, ठीक है। और इसीलिए आगे अगर मैं बताऊं तो सोशल फोबिया को, जो सोशल फोबिया के बाद DSM-4 30R में एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत किया जाता था, अब सोशल फोबिया को बदल करके नया नाम दे दिया गया जिसका नाम है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स। क्या नाम है? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स कर दिया गया है। तो मैंने 11वें डिसऑर्डर के रूप में एंजाइटी डिसऑर्डर्स के ऊपर मैंने बात की। इसके अलावा अगर कुछ मैं और चीज़ों की बात करूं एंजाइटी डिसऑर्डर में, तो डिसऑर्डर्स यूजली फर्स्ट डायग्नोस इन इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस को चेंज करके, ठीक है, इसको चेंज करके 2 नए डिसऑर्डर्स को दिया गया DSM-5 में, और इन डिसऑर्डर्स को खास तौर से पीजी फाइनल ईयर के साइकोपैथोलॉजी के पेपर में भी रखा गया है। और इनको चेंज करके क्या 2 नया डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर में 2 नए नाम कौन से आए हैं एंजाइटी डिसऑर्डर में? सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर एंड सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर। तो सेलेक्टिव म्यूटिज्म और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स के नए टाइप्स हैं, नए रूप हैं, नए प्रारूप हैं जो आपको DSM-4 30R तक देखने को नहीं मिलेगा। ये महत्वपूर्ण रूप से दिया गया है, और ये चाइल्ड एंड एडोलसेंट्स में पाई जाने वाली समस्या होती है, जिसके बारे में विस्तार से कभी आपसे बात करूंगा। इसके अलावा जो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर एंड सेलेक्टिव म्यूटिज्म एक नए डिसऑर्डर के रूप में एंजाइटी डिसऑर्डर में शामिल किया गया है, यह मैंने आपको बताया। और 1-2 महत्वपूर्ण क्राइटेरिया में परिवर्तन किया गया है अगर आप एंजाइटी डिसऑर्डर में देखें। और एंजाइटी डिसऑर्डर में या एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए DSM-5 के क्राइटेरिया में साफ साफ लिखा गया है कि अब यह फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति में एंजाइटी डायग्नोज करने के लिए उसकी उम्र 18 साल है, 18 साल से कम है या 18 साल से ज़्यादा है। महत्वपूर्ण फर्क इस बात से पड़ता है कि चिंता या एंजाइटी उसमें अधिक है या कम है, लेवल ऑफ एंजाइटी क्या है, ठीक है, और नंबर ऑफ सिम्टम्स क्या है। इसीलिए अब ये बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया है कि उसकी उम्र 18 साल से कम है कि ज़्यादा है। महत्वपूर्ण ये है कि उसके चिंता का लेवल ऑफ एंजाइटी क्या है, और 6 महीने का जो ड्यूरेशन है, यह ड्यूरेशन बच्चों और बड़ों पर यानी चाइल्ड एंड एडोलसेंट से लेते हुए एडल्ट पर सारे लोगों पर 6 महीने का ड्यूरेशन समान रूप से लागू होता है, ऐसा DSM-5 के क्लासिफिकेशन में कहा गया है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें मैंने आपको बताया जिससे थोड़ा और स्पष्ट हो जाए। अब हम लोग आते हैं अगले डिसऑर्डर की तरफ। अब नाम है 12वें डिसऑर्डर के रूप में ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। अभी थोड़ी देर एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि OCD को हटा दिया गया, ओमिटेड कर दिया गया है, तो इसको हटा करके एक नया सेक्शन दिया गया है, एक नया इसको कैटेगरी बनाया गया है जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। और इसी ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में कई न्यू डिसऑर्डर्स को, नए डिसऑर्डर्स को रखा गया जिनका नाम आपको DSM-4 30R तक देखने को नहीं मिलता है। उसमें मैं नाम लूं अगर, तो उसमें मुख्य रूप से होर्डिंग डिसऑर्डर, अच्छा ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड अदर का मतलब अदर जितने भी डिसऑर्डर्स इसमें रखे गए हैं उनका भी जो नेचर होगा वह नेचर या उस डिसऑर्डर की जो प्रकृति होगी, जो समस्याएं होंगी, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होंगी, इसीलिए उसके अंतर्गत रखा गया है। और इसमें मुख्य रूप से 5-6 डिसऑर्डर्स को रखा गया जिसमें होर्डिंग डिसऑर्डर्स, एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर्स,
सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, ट्रिकोटिलोमैनिया जिसको सामान्य भाषा में हेयर पुलिंग डिसऑर्डर्स कहा जाता है, इसको रखा गया है। और मैं आपको याद दिला दूं कि ट्रिकोटिलोमैनिया यानी हेयर पुलिंग डिसऑर्डर्स को DSM 430R में इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण डिसऑर्डर जिसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहा जाता है, यह भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंतर्गत रखा गया। तो ये मैंने विस्तार से आपको बताया। अब आते हैं अगले डिसऑर्डर की तरफ। अगला डिसऑर्डर है यानी 13वें डिसऑर्डर की तरफ अगर आए तो ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। और ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी कई सारे डिसऑर्डर्स को मर्ज किया गया है, इसमें लाया गया है। और इससे पहले यानी ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स में देखा जाए तो पहले PTSD के नाम से इसे सिर्फ जाना जाता था। अब इसे न्यू जो PTSD है, अब इसको ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंतर्गत रखा गया है। यानी इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स रखे गए हैं मैं आपको बता दूं। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD, रीएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर को भी ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंतर्गत रखा गया। और रीएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर्स के बारे में अगर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं तो यह एक ऐसा डिसऑर्डर है जो मुख्य रूप से बच्चों और किशोरों में यानी चाइल्ड एंड एडोलसेंस में पाया जाता है। बच्चों में खास तौर से 1-2 साल से लेकर के 4-5 साल के बीच में निश्चित रूप से देखा जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि जो पेरेंट्स हैं या और जो मेजर अटैचमेंट फिगर हैं और जो क्लोज लोग होते हैं उनके साथ ऐसे बच्चों का लगाव बहुत अच्छा नहीं होता है। इमोशनल नेग्लेक्शन या अब्यूज़ इसका कारण हो सकता है। ये तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने रीएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर की बात की जो ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर्स, यह भी एक महत्वपूर्ण डिसऑर्डर है जिसको इसके अंतर्गत स्थान दिया गया है। और यह डिसऑर्डर भी मुख्य रूप से चाइल्ड एंड एडोलसेंस में पाया जाता है। और साथ ही साथ ऐसे बच्चों का दूसरे लोगों के साथ, व्यक्तियों के साथ, बच्चों के साथ इमोशनल तरीके से भावनात्मक रूप से जुड़ने में कठिनाई होती है जिसकी बात इस डिसऑर्डर में की गई है। अब अगर हम आगे अगले डिसऑर्डर की बात करें, 14वें डिसऑर्डर की बात करें तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का नाम आता है। और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में भी 3-4 डिसऑर्डर्स को रखा गया है जिसमें डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर और इसके अलावा स्पेसिफायर ऑफ डिसोसिएटिव अमेंसिया एंड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जिसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है को इस डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में शामिल किया गया है। नाम क्या है? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। और इसके अंतर्गत इतने सारे डिसऑर्डर्स को मर्ज किया गया है, समाहित किया गया है, के बारे में बताया गया है। अब अगर आगे हम देखें 15वें डिसऑर्डर की तरफ आए तो सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के रूप में एक डिसऑर्डर आपको मिलेगा। और अब से पहले DSM 430R में सोमैटिक डिसऑर्डर्स के कई अलग अलग प्रकार आप पढ़ते थे या दिया गया था, जिसमें सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियोसिस, पेन डिसऑर्डर, अनडिफरेंशिएट सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, ये तमाम तरह के डिसऑर्डर्स थे। सोमैटिक डिसऑर्डर्स के टाइप्स के रूप में DSM 430R में दिया गया था। इन सारे टाइप्स को क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। और नाम क्या दिया गया? सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो इसमें वास्तव में कौन कौन से डिसऑर्डर्स को रखा गया है? सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर को रखा गया है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस एंड इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर नाम दिया गया है, पेन डिसऑर्डर। ये 3 डिसऑर्डर्स हैं जो सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंतर्गत सम्मिलित करके उनके बारे में बताया गया है। अब आगे हम आते हैं 16वें डिसऑर्डर की तरफ।
16वें डिसऑर्डर में फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर के रूप में आप देख सकते हैं, और फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत भी 4 अलग अलग समस्याओं को शामिल किया गया है, जिसमें अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, ठीक है, जहां पर व्यक्ति या बच्चा बहुत ही सिलेक्टेड आइटम्स को, फूड को, फल को खाता है, जहां पर वह सिर्फ वाइट चीज़ों को ही खाता है, ठीक है, चाहे खाना हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, या रेड को ही खाता है या ब्लैक को ही खाता है। बहुत मतलब सेलेक्टिव फूड सिलेक्शन होता है, और यह चाइल्ड एंड एडोलसेंस में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो मैंने पहला बताया, इसके अलावा एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात की गई है, जिसमें व्यक्ति बहुत कम खाना खाता है, यानी खाना न खाने की बीमारी यह होती है, और अगर कभी खा भी लेता है तो उसे इसके वजह से उल्टी जैसा महसूस होता है, या परेशान हो जाता है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने, तमाम तरह की चीज़ें होती है। और बुलिमिया नर्वोसा की बात की गई है, जहाँ पर खाना ज़्यादा खाता है, और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की भी बात की गई, इसमें फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर में, जिसमें व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खाना खाता है, थोड़ी थोड़ी देर में वह हद से ज़्यादा खाना खाता है, खाना खाने की बीमारी होती है। हालांकि इसके खाने की वजह से भी उसमें कई बार गिल्ट फील होता है, और डिससेटिस्फैक्शन होता है, या कॉन्फिडेंस कम होता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैंने फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंतर्गत अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर की बात की, एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात की, बुलिमिया नर्वोसा की बात की, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की बात की। तो ये 4 फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर में रखे गए हैं। अब आते हैं अगले डिसऑर्डर की तरफ, यानी 17वें डिसऑर्डर की तरफ आते हैं, और नाम है स्लीप वेक डिसऑर्डर। स्लीप वेक डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, और स्लीप वेक डिसऑर्डर में स्लीप डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू जनरल मेडिकल कंडीशन, जो पहले हुआ करता था उसको अब हटा दिया गया है इस स्लीप वेक डिसऑर्डर में, और स्लीप डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू जनरल मेडिकल कंडीशन जो पहले लिखा जाता है, इन सबको हटा दिया गया है, और इंसोम्निया डिसऑर्डर प्राइमरी इंसोम्निया की जगह पर यूज किया जाता है। यानी कुल मिला जुला करके स्लीप वेक डिसऑर्डर में नींद से संबंधित समस्याओं का वर्णन किया गया है। अब आते हैं अगले डिसऑर्डर की तरफ, 18वें डिसऑर्डर की तरफ, और 18वें डिसऑर्डर्स में सेक्सुअल डिसफंक्शंस डिसऑर्डर्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा। सेक्सुअल डिसफंक्शंस डिसऑर्डर्स में कई अलग अलग डिसऑर्डर्स है, जिसमें जेनिटो पेल्विक पेनिट्रेशन डिसऑर्डर है, के साथ साथ जेंडर डिस्फोरिया है, यानी तमाम सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जो मेल एंड फीमेल दोनों से रिलेटेड हैं। तो उनका विस्तार से मेल और फीमेल में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स यानी सेक्स रिलेटेड तमाम तरह की समस्याओं को इस पार्ट में यानी सेक्सुअल डिसफंक्शंस डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अब मैं आता हूं अगले डिसऑर्डर की तरफ यानी 19वें डिसऑर्डर की तरफ, और 19वें में डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर की बात की गई है। क्या नाम है डिसऑर्डर का? डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। इसमें जो खास तौर पर 3 डिसऑर्डर्स को समाहित किया गया है उसमें अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण डिसऑर्डर है जो चाइल्ड एंड एडोलेसेंस में पाया जाता है, और साइकोपैथोलॉजी जो पेपर आप पढ़ते हैं उसमें इसको रखा भी गया है। तो अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर और इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, ठीक है, जहां पर बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, इन चीज़ों को इस डिसऑर्डर को भी इसमें रखा गया। तो 3 अलग अलग डिसऑर्डर डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर में सम्मिलित करके इसको बनाया गया है। अब आते हैं 20वें डिसऑर्डर की तरफ, और 20वां डिसऑर्डर है सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर। क्या है? सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर। इसमें मुख्य रूप से 4 अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात की गई, जिसमें गैम्बलिंग डिसऑर्डर है, कैनाबीज विड्रॉल डिसऑर्डर है, कैफीन विड्रॉल डिसऑर्डर है एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। इन चारों को मिलाकर के इसमें स्थान दिया गया है। अब आते हैं 21वें डिसऑर्डर की तरफ, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर।
और न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में मुख्य रूप से 4 अलग अलग डिसऑर्डर्स का समावेश इसमें किया गया है, मिला करके ये न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर बनाया गया है, जिसमें मेजर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर की बात की गई है और यूज टर्म माइल्ड न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर। मेजर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर की बात की गई है, माइल्ड न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर की बात की गई है, मेजर एंड माइल्ड वैस्कुलर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर की बात की गई है, साथ ही साथ मेजर एंड माइल्ड न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू अल्जाइमर्स डिजीज की भी चर्चा इस न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर के अंतर्गत की गई है। अब आते हैं 22वें डिसऑर्डर पर, और 22वां डिसऑर्डर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर मॉडरेट लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट इन पर्सनालिटी फंक्शनिंग रिक्वायर्ड नाउ लिखा गया है। यानी अब मॉडरेट लेवल की का इम्पेयरमेंट अगर पर्सनालिटी में है, मॉडरेट यानी जो इम्पेयरमेंट है उसके लेवल के आधार पर, और मॉडरेट लेवल की बात खास तौर से इसमें की गई है, अगर ऐसा है तो उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के अंतर्गत है। तो इस तरीके से मैंने महत्वपूर्ण 22 अलग अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो DSM 5th के सेक्शन 2 में रखे गए हैं, मैंने बहुत संक्षिप्त में बताने की आपको कोशिश की। लगभग 1 घंटा होने वाला है, मैं कोशिश करूंगा 3-4 मिनट में बात खत्म कर लूं। और अब आते हैं हम लोग DSM 5th के तीसरे सेक्शन की तरफ, यानी सेक्शन 3, नाम है इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स। इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स का मतलब है उभरते उपाय एवं मॉडल्स के रूप में सेक्शन 3 को लाया गया है। और यहाँ पर जितने भी अलग अलग इमर्जिंग, चाहे वो टूल्स हो या ट्रीटमेंट हो या डायग्नोसिस हो, ये तमाम तरह की चीज़ों को इसमें शामिल करने की बात की गई है। यानी डायमेंशनल मेजर्स फॉर द असेसमेंट ऑफ सिम्टम्स, जहाँ पर उनके सिम्टम्स को एडवांस तरीके से कैसे हम एसेस कर सकते हैं, कैसे उसके डायमेंशनल रूप से मेजर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्राइटेरिया फॉर कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ डिसऑर्डर्स, जो डिसऑर्डर्स हैं उनके कल्चरल बैकग्राउंड के आधार पर किस तरीके से हम डिसऑर्डर्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, के साथ साथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का एक अल्टरनेटिव जो प्रपोजल है यह प्रस्तुत किया गया है, जहां पर करेंट क्लिनिकल जो कंडीशन है इसके आधार पर इसको बेहतर तरीके से समझा जा सके। साथ ही साथ मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को ध्यान में रख करके डायग्नोसिस को और एडवांस बनाने के लिए, डायग्नोसिस रिलेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स को एडवांस बनाने के ऊपर फोकस किया गया है। साथ ही साथ हाइब्रिड डायमेंशनल मॉडल्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पर भी जोर दिया गया है, और साथ ही साथ स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को डिफरेंशिएट करने की भी कोशिश की गई है। कुल मिला जुला करके सेक्शन 3 की अगर बात करें इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स में, तो कहीं न कहीं यह सेक्शन विशिष्ट मूल्यांकन उपकरणों पर, यानी स्पेसिफिक डायग्नोसिस टूल्स पर बात करता है, उसको विशेष रूप से जानकारी प्रस्तुत करता है, और साथ ही साथ जिस स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टूल्स के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को बेहतर तरीके से डायग्नोस कर पाएं, समझ पाएं, उसका उपयोग कर पाएं, उसका उपचार कर पाएं, ठीक कर पाएं, ये तमाम तरह के उद्देश्यों के साथ सेक्शन 3 में बात की गई है, उसकी चर्चा की गई है, उसका वर्णन किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने DSM 5th से संबंधित तमाम तरह के मुद्दों पर, तमाम तरह के पहलुओं पर विस्तार से आपसे बात की। मैं उम्मीद करता हूं कि DSM 5th से रिलेटेड तमाम तरह के एस्पेक्ट्स आपको निश्चित रूप से समझ में आए होंगे, चूँकि लगभग 1 घंटा होने वाला है, और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपको सब समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा, कहीं डाउट होगा, कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हुई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में कुछ नए डिसऑर्डर्स के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन से पढ़िए, और आपको इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके फ्यूचर के लिए, आपकी भविष्य की शुभकामनाओं के साथ
एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत आभार।